डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द फैमिली ऑफ नॉलेज वर्ल्ड। नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हम इंग्लिश और हिंदी में इसका इंटरचेंज करेंगे क्योंकि लोग इसको समझे। लेक्चर को हिंदी में इसलिए करना ज़रूरी था क्योंकि इंग्लिश बहुत लोग ने मुझे बताया कि इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रही। तो माई प्रायोरिटीज़ विल बी कि आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्पीक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। हम इंटरनेशनल रिलेशंस की सीरीज़ को शुरू करेंगे जो कि आप सबकी डिमांड थी। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा लिबरलिज्म। आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी लिबरलिज्म। ओके, सो here we will talk the origin of liberalism and its key assumptions. That's it. Okay, so students, ये लेक्चर में हम बात करेंगे कि लिबरलिज्म कैसे ओरिजिनेट हुआ, मतलब लिबरलिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई और किधर से कैसे वो ग्रो हुआ। सो liberalism in the international stage came at a very later stage. Okay, first it originated after the decline of feudalism. अच्छा, जो फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म मतलब एक राजा होगा, राजा के अंदर ज़मींदार होगा, ज़मींदार के नीचे जो होगा वो एक कॉमन मैन होगा। सो जो ज़मींदार और राजा उसको डोमिनेट करते थे। ओके, लैंडलॉर्ड्स and kings used to dominate a common man. His faith, जो उसका फेथ था, वो भी स्टेट डिसाइड करता था कि वो कैसे जिए, वो कैसे अपना कमाए, वो कैसे अपना खाए। और गरीब गरीब ही रहता था और अमीर अमीर ही रहता था। और उसका जो धर्म, जो रिलीजन था, वो बहुत इम्पैक्ट करता था कि चर्च लाइफ को बहुत डोमिनेट करता था और डेमोक्रेसी नहीं थी। और जो स्टेट था, द स्टेट वॉज बेस्ड ऑन डिवाइन स्पिरिट, मतलब जो राजा होगा वो उसको भगवान ने अपॉइंट किया तो उसको कोई नहीं चैलेंज कर सकता। तो ये सब चीज़ें थी। मगर जब भी 1600 1700 में क्या हुआ कि ये आ गया, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ चला गया। तो पीपल बिगैन टू रियलाइज कि उनके राइट्स क्या हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो उनका जीना कैसा है। तो इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे। देयर वर टू इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हु प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फॉर एग्जाम्पल, जॉन लॉक्स, ही इज नोन एज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। ओके, जॉन लॉक को लिबरलिज्म का फादर कहा जाता है। तो उन्होंने इंडिविजुअलिज्म की बात की, मतलब खुद के राइट्स के बारे में। और ही ऑल्सो स्पोक अबाउट रिलीजियस टॉलरेंस, मतलब लोगों को आज़ादी हो उनके धर्म को फॉलो करने के लिए। और उन्होंने बहुत चीज़ों की बात की, जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑल चीज़ों की। देन व्हाट हैपेंड आफ्टर जॉन लॉक्स, कहीं ना कहीं फ्रांस की क्रांति, द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, as well as the revolution in America, USA, the US Declaration of Independence also contributed some way to liberalism. Okay, then what happened? Then you had from 1800 to 1815 you had Napoleonic Wars, and then the Congress of Napoleonic Wars हुए। और फिर कांग्रेस ऑफ वियना, जो कांग्रेस ऑफ वियना के बाद एक कॉन्सर्ट बैठा, मतलब वन कॉन्सर्ट सेट द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। They in the Congress of Vienna, it was held that peace would be in Europe, so that was known as the Concert of Europe. That was there for few years, but then again war started. Italy, like the unification of Italy, then unification of Germany, for example, Franco-Prussian wars, all these things happened. So again Europe was destabilized because of the wars and race for aggressive nationalism. People were looking their colonies, कैपिटलिज्म में इतना ये हो गए थे कि
दे वर लुकिंग फॉर द कॉलोनीज टू ट्रेड करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी को लेकर 2 पीस कॉन्फ्रेंसेस हुए हेग के अंदर। देयर वर 2 पीस कॉन्फ्रेंसेस एट हेग, वन इन 1898 एंड वन इन 1907। तो उसमें क्या तय पाया, व्हाट हैपेंड देयर वाज दैट परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कन्वेंशन रिलेटेड टू वॉर ऑफ प्रिजनर्स वर अडॉप्टेड। ओके, ये एक सेकेंड अटेम्प्ट था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो इतने में ही 18th सेंचुरी में और एक स्कॉलर, 2 स्कॉलर्स का मैं नाम लूंगा। 2 scholars played a very important role in 18th century. One is Jeremy Bentham and Immanuel Kant. They both, उन्होंने प्रोपोगेट किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ये होना चाहिए, एक कोऑपरेशन होना चाहिए, देयर शुड बी कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड बोथ ऑफ देम समहाउ हाईलाइटेड दैट डेमोक्रेटिक नेशंस, जो नेशंस हैं जिनमें लोकतंत्र है, वो आपस में जंग नहीं करते। डेमोक्रेटिक नेशंस डोंट फाइट विथ ईच अदर। एंड इमैनुअल कांट ऑल्सो कॉल्ड फॉर द सिविल कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिपब्लिक। उन्होंने बोला कि सिविल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो रिपब्लिक रहना चाहिए, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इंसान को अपने इंडिविजुअल राइट्स के बारे में पता चलेगा, फ्रीडम के बारे में पता चलेगा। और उन्होंने लीग ऑफ पीस नेशंस या लीग ऑफ फेडरेशन कुछ तो उन्होंने बोला था। उसका मतलब कि जो नेशंस आएंगे वो कोशिश करेंगे कि दुनिया के अंदर जंग, दुनिया के अंदर युद्ध ना हो। सो ही टोल्ड दैट there should not be, if there is league of peaceful nations, then there will not be any war and all those things. Okay, so these contributions also somehow impacted liberalism in international theory. Okay, then in the meantime what happened in 18th century, Adam Smith, उन्होंने रिजेक्टेड लेसर-फेयर। उन्होंने लेसर-फेयर को बिल्कुल रिजेक्ट किया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकली और आपस में कंपटीशन होना चाहिए, तभी एक्चुअली इकोनॉमिकली इंसान फ्री है। तो उन्होंने एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया कि इनविजिबल हैंड विल टेक केयर ऑफ ऑल दोज इश्यूज एंड गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरफियरेंस होना चाहिए, क्योंकि जितना गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस होगा उतना इम्पैक्ट होगा बिजनेस में और फ्री ट्रेड नहीं होगा। तो उन्होंने एडम स्मिथ टोल्ड दैट देयर शुड नॉट बी एनी इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो बेसिकली 17th और 18th सेंचुरी में यही डोमिनेट कर रहा था, क्या इकोनॉमिक लिबरलिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, सब ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लिबरलिज्म में को इम्पैक्ट किया है। दिस हैज इम्पैक्टेड इंटरनेशनल लिबरलिज्म इन सम और द अदर वे। ओके, फिर क्या होता है, फिर हम वापस आते हैं पीस कॉन्फ्रेंस की तरफ। जो पीस कॉन्फ्रेंसेस हेग में हुआ, फिर भी कुछ नहीं हुआ, एंड नथिंग हैपेंड इवन आफ्टर द पीस कॉन्फ्रेंस। देन व्हाट हैपेंड, फ्रॉम 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। 1914 से 1918 में पहला विश्व युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ कि तभी लीडर्स को जाके लगा कि अब हमें ज़रूरत है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जो अपना रोल अदा करे दुनिया में शांति लाने के लिए। Then the leaders felt that now there is our responsibility to establish an international organization for maintaining peace. Okay, इसमें सबसे ज़्यादा किरदार था वुड्रो विल्सन का। वुड्रो विल्सन जो वो टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 14 पॉइंट्स दिया। उनके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। वुड्रो विल्सन गेव 14 पॉइंट्स। हिज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब खुद की आज़ादी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। अगर ये 2 चीज़ होगी तो दुनिया में जंग नहीं, दुनिया में युद्ध नहीं होगा। इफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इज प्रमोटेड अमॉन्ग्स द नेशंस एंड नेशंस आर गिवन द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, दे वोंट बी अ वॉर। एंड इट वॉज हिम हु गेव द आइडिया ऑफ लीग ऑफ नेशंस। उन्होंने ही बोला था कि लीग ऑफ नेशंस फॉर्म होने के लिए, क्योंकि अगर वो होगा तो वो प्रिवेंट करेगा दुनिया में एक युद्ध के लिए। मगर ऐसा नहीं हुआ। लीग ऑफ नेशन तो बन गया। लीग ऑफ नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1920, बट यूएसए अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट ज्वाइन। यूएसए
जो यूएसए अमेरिका था, उन्होंने लीग ऑफ नेशन का हिस्सा बनना पसंद नहीं किया और वो आइसोलेशन पॉलिसी फॉलो किया. यूएसए फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन. ओके, देन व्हाट हैपेंड ड्यू टू, और जो विक्टोरियस पावर्स थे ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर, उन्होंने बहुत हार्श टर्म्स रखे थे जो पावर्स लूज किया था जर्मनी को. जर्मनी, खासकर जर्मनी वॉज वेरी हार्शली ट्रीटेड. सो इसी के थ्रू नाजिज्म और फासिज्म यूरोप में आया एंड दिस लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जब भी दिस लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो ये दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ले गया और लिबरलिज्म की थियोरी को बहुत इम्पैक्ट हुआ और रियलिज्म लिबरलिज्म के चैलेंज में आया. सो लिबरलिज्म थियोरी वॉज इम्पैक्टेड एंड रियलिज्म केम एज द चैलेंज टू लिबरलिज्म. और नाउ वी विल गो ऑन द की अजम्पशंस ऑफ लिबरलिज्म. ओके, अभी हम लिबरलिज्म के इंपॉर्टेंट अजम्पशंस को पढ़ेंगे. फर्स्ट अजम्पशन इज ह्यूमन नेचर. ओके, liberalism states that human nature is rational, human being is good and he cooperates rather than he believes in competition. Okay, उन्होंने बोला कि ह्यूमन नेचर, जो इंसान का नेचर है, वो एक रैशनल है, वो कोऑपरेशन में बिलीव करता है, मतलब एक दूसरे के साथ देने में, rather than competition. एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं करता, कोऑपरेट में बिलीव करता है. ओके, सेकेंड पॉइंट, वर्ल्ड ऑर्डर. तो उन्होंने बोला it states that world order can be peaceful when we cooperate. So उन्होंने बोला कि अगर हम एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे तो युद्ध को हम टाल सकते हैं और युद्ध से ज़्यादा हम शांति को हम तवज्जो दे सकते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट इज स्टेट एज अ प्राइमरी एक्टर. ओके, इट स्टेट्स दैट स्टेट इज अ प्राइमरी एक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बट it carries its policy through various institutions such as legislature, executive, judiciary और media. Okay, so वो मानता है कि स्टेट एक प्राइमरी एक्टर है, मगर उसके जो पॉलिसीज़ हैं वो डिबेट डिस्कशन से निकलते हैं और उनके इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थाएं हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, मीडिया हो, ये चीज़ से उनकी पॉलिसी बनती है और दूसरे स्टेट से इम्पैक्ट करती है. हाँ, तो and last point, they believe in legitimacy of international organization. According to them, international organizations is useful. They are very much prevalent in preventing wars due to diplomacy and free trade. तो लिबरलिज्म क्या बिलीव करता है कि वो मानता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे इंटरनेशनल संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, ये कहीं ना कहीं युद्ध को रोकता है और शांति के लिए काम करता है डिप्लोमेसी और फ्री ट्रेड के ज़रिए. तो दोस्तों, इतना मैंने एक्सप्लेन किया लिबरलिज्म का. अगर आपको कोई डाउट है आप पूछो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. फ्रेंड्स, टिल नाउ आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म टिल हियर. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. टुडे आई थॉट टू explain in both English and Hindi so that you can understand. If this does not work out, I'll do separate in English and Hindi also. Thank you.